हेलो एवरीवन। और आज 22 तारीख है, 22/8। और आज से यूपीएससी का जो मेंस का पेपर था वो स्टार्ट हो चुका है। आज पहला पेपर ऐसे था। तो लोग देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आया हुआ है ऐसे में। ठीक है, मेरे को पहले देख करके तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, क्योंकि हम किसी से लास्ट नाइट डिस्कशन ही कर रहे थे बहुत सारे चीज़ों पर, और उन सारी चीज़ों में जो जो कोटेशन आए हुए हैं उस तरीके का हर एक कोटेशन मेरा बातचीत हो चुका था। और वो सारा कोटेशन यहाँ देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उस तरीके से ही चीज़ें चल रही है। तो ऐसे का बता दे कि भाई ऐसे जो होता है हम लोगों को दो ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के एक क्वेश्चन लिखना होता है और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन लिखना होता है, जो दोनों ही 120 मार्क्स के होते हैं, और टोटल मिलाकर के हमारे पास 250 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। ओके, तो सेक्शन ए में हमारे पास चार क्वेश्चन है। चारों का मतलब सेक्शन ए पहले कुछ बोला जाता था कि एक सेक्शन पूरी के तरीके से फिलॉसफी आ जा रहा है और कुछ थ्योरी रिलेटेड है। थ्योरी रिलेटेड मतलब हम जो जीएस पढ़ते हैं उन सारे जीएस से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इस बारी क्या है, सेक्शन ए भी और सेक्शन बी भी, दोनों सेक्शन जो है पूरी तरीके से हमको लग रहा है कि फिलॉसफिकल, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि मोटिवेशनल कोट्स लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहे हैं मेरे को। एकदम सेम कैसे देखते हैं। पहला कलर क्या है, ट्रूथ नोज नो कलर, सच्चाई कोई रंग नहीं जानता है। क्या हो रहा है, मतलब कि अगर सच्चाई तुम बोल रहे हो तो हर एक परिस्थिति में वो सच्चाई ही रहता है, कभी उसको छिपा, हाँ उस सच्चाई को आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई का रंग नहीं होता है। जैसे होता है ना कि हम हर एक इंसान आज क्या होता है कि जहाँ पर ही देखो जैसे सिचुएशन में वो उसी सिचुएशन में मोल्ड होता हुआ नज़र आता है, और किसी के भी डोमिनेंस के अंदर आ जाता है, उसके फेवर में बात करने लग जाता है। लेकिन सच्चाई छिपाने से छिपता तो नहीं है भाई, एक समय के लिए छिपता है, लेकिन एक समय के बाद वो सच्चाई बाहर आ ही जाता है। इसलिए बोल रहा है ट्रूथ नोज नो कलर, सच्चाई कोई रंग नहीं जानता है। ठीक है, वो आएगा अपना रंग लेकर के, जो उसका खुद का ओरिजिनल रंग है वो एक दिन लेकर के आएगा ही आएगा। मतलब सच्चाई खुद बाहर निकल करके आएगी। सत्य कोई रंग नहीं जानता है। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो समझो भाई, क्योंकि हम लोगों को क्या था, हम लोग 12 अप्रोचेस पढ़े थे। ठीक है, 12 अप्रोच पढ़े थे कि कोई भी ऐसे को कैसे लेके जाना है। एक था पेस्टल अप्रोच, ठीक है, एक था हायरार्की वाला, मतलब कि एक चेन वाला, जहाँ से तुम इंडिविजुअल से स्टार्ट होते हो, फैमिली पर लेके जाते हो, सोसाइटी पर लेकर के जाते हो, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, उसके बाद नेशन तक लेकर के जाते हो। इस तरीके से हम लोगों के पास कुछ ना कुछ था। हम 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट, और सारे अप्रोचेस को हम एक बारी रिकैप करते हैं। बस हमको 1 मिनट दीजिए। कहाँ गया? हाँ, पेस्टल था, और हम दूसरा जो बताएं क्रोनोलॉजिकल, जहाँ पर ही हम लोग फैमिली, इंडिविजुअल से लेकर के पूरे नेशन तक जाते हैं। फिर हम लोग एसडीजी अप्रोच भी देखे थे। एसडीजी अप्रोच जो हम लोगों के पास 17 गोल है, उन 17 गोल में से में कौन कौन से गोल फिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ही 17 गोल एसडीजी गोल हम लोगों को अप्लाई होता। अगर हम लोगों का जीएस का क्वेश्चन आता, जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आता, तो वहाँ पर ही अप्लाई होता और नज़र आता। जीएस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद नहीं, मतलब कि सारे कोटेशन बेस्ड है भाई। और उसके बाद सेक्टोरल, उसके बाद क्या था, सेक्टोरल मतलब कि कौन कौन से सेक्टर से, इकोनॉमिक सेक्टर वाले में जा रहे हैं, एनवायरनमेंट सेक्टर में जा रहा है, या फिर कौन से सेक्टर से जा रहा है, तो सेक्टोरल हम लोग लगा सकते हैं। फिर कैटेगराइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि ये कैटेगराइजेशन की इंडिविजुअल बेसिस पे है, सोसाइटल बेसिस पे है, या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे है, क्वालिटी बेसिस पे, किस बेसिस पे है, उस तरीके से। और फिर हम लोग, एक था एनालिटिकल, ठीक है, जिसमें हम लोग को एनालाइज़ करना होता है। तो ये हमको लग रहा है ये सारे के सारे ना एनालिटिकल ही हैं। खुद से एनालाइज़ करो, खुद से इंटरप्रेट करो और खुद से आगे बढ़ो। ठीक है, और सारे अप्रोचेस थे, अभी इतना ही। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, झुरमुट का वीडियो लंबा क्यों करना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू बी सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब देखो, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कला होता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ लेकर के पैदा होता है, मतलब कि कुछ इंट्रेंसिक वैल्यूज़ होते हैं, स्वभाव होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते ही होते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई जो सुप्रीम आर्ट है ना,
आर्ट ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध लड़ने का जो कला है सुप्रीम, इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। एक्चुअली में फाइट ही नहीं किया है, लेकिन उसको परास्त कर दिया, अपने एनिमी को परास्त कर दिया। चाणक्य अपने अपने हिस्ट्री में नज़र आते हैं ना, चाणक्य जो एक हम लोग देखते हैं कि कैसे वो बिना लड़े कैसे दूसरों का इस्तेमाल करके वो लड़ा करके जीत गए भाई, एनिमी को परास्त कर गए। तो इसी तरीके कहता है कि सुप्रीम वॉर इज़ एनिमी, कि भाई कि बिना लड़े ही हम उसे लड़े ही नहीं हैं, फिजिकली किसी तरीके से लड़े नहीं बस, लेकिन हम हरा दिए उसको, या फिर मेरा इतना अच्छा हम कुछ कर दिए कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कंसिडर कर लिया कि सर हम हार गए, माफ़ कर दो सर, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन एल्स। कोई भी चीज़ डेवलपमेंट होता है दुनिया में, कुछ भी चीज़ डेवलपमेंट होता है या कुछ भी चीज़ बनता है, बनाते हैं लोग, नया करते हैं, तो उस हर एक पीछे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो थॉट ही होता है, उसके विचार होते हैं, उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं और उसी विचार को लेकर के वो इंसान आगे बढ़ता है और फिर वो अपनी एक नई दुनिया बनाता है, एक अपनी दुनिया बनाता है। इसलिए कह रहा है विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। कुछ भी थॉट आया दिमाग में तो वो इंसान उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देता है, उसके पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, उस पर सालों बिता देता है, ठीक है, और उसमें या तो फिर कुछ नया बनाने की कोशिश में सोचता है, विचार करता है, मनन करता है और नए तरीके कुछ ढूंढता है जिसमें से सोसाइटी को हेल्प हो सके, नेशन एट अ लार्ज लेवल पे हेल्प हो सके। इस तरीके से चीज़ें चलती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है बेस्ट लेसन आर लर्न थ्रू द बिटर एक्सपीरियंसेस। हमको हर एक अगला आदमी बोलते हुए ये मिल जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन क्या है कि हम लोग एक्चुअली में जो सीखना चाहिए दूसरों की गलतियों से वो नहीं सीख पाते हैं। जब तक हम खुद से उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, हम जब तक खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तब तक नहीं सीखते हैं। मेरा छोड़ो पर्सनल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब तुम खुद से उतना सीखते हो ना मतलब कि जितना अपने से जब सीखते हो, अपने से जब चोट खाते हो, अपने से जब कहीं से कुछ चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ें नहीं तुम्हें मिलती हैं, और तब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस तुम्हारा एक प्रिंट छोड़ जाता है माइंड पे, ज़िंदगी पे, जो तुम कभी नहीं भूलते। तो उसके बेसिस पे तुमको ये ऐसे लिखना है 10 से 1200 वर्ड में भाई, ठीक है। ये था अपना सेक्शन 1। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारे पास। सेक्शन बी ये क्वेश्चन हम आए दिन हम कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन या अगले दिन हम जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कशन शेयर करता है और मेरे को वहाँ जब हमको नहीं नज़र आता है कि यहाँ पर अभी हमको कुछ भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है उस वक्त, तब हम उसको यही बोलते हैं कि भाई समय पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो। कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन हमारा यही होता है कि समय पर छोड़ दो, समय ठीक कर देगा। और उसी कोटेशन से ऐसा है कि यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा इधर कैसे तुम आ गया, हाँ, समय पर छोड़ दो। अभी देखो क्या है, मडी वाटर इज़ द बेस्ट, मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। अब देखो तुम्हारे पास ऐसा है, ग्लास है, बोतल या कोई भी चीज़ में, कंटेनर में पानी है, उस पानी में थोड़े से मिट्टी है। अब उस मिट्टी को तुम चाहोगे कि हम साफ़ करें, तुम साफ़ करने चाहोगे तो तुम कोई भी उपाय कर लो, उस वक्त कोई भी उपाय कर लो, इस मिट्टी वाले को तुम जैसे ही टच करोगे, जैसे ही ये हिलेगा, शेक करेगा, उस वक्त क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा और ये मडी जो इधर बैठे हुए हैं वो और ज़्यादा हर एक डायरेक्शन में फैलेंगे, हर डायरेक्शन फैलेंगे ना। तो इसलिए बोल रहा है कि भाई लिविंग इट अलोन, कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो जैसा वो है, जिस सिचुएशन में है। ऑटोमेटिकली तुमको किस समय के बाद क्या नज़र आएगा कि ये सारे मड जो थे, जो डस्ट थे, वो सारे कहाँ हैं, यस कॉर्नर में जाकर के बैठ गए हैं। इसलिए बोलते हैं मडी वाटर इज़ द बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कितनों से कितना बड़ा प्रॉब्लम जब आता है तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि चलो ठीक करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं और उसके लिए बहुत सारे पैतरे लगाते भी हैं, बहुत सारे अप्रोचेस करते हैं। लेकिन एक समय आता है, कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर ही हमको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा होता है, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? तो उस वक्त हम कहते हैं कि भाई ठीक है, समय पर छोड़ दो। हम कह रहे हैं समय पर छोड़ दो, ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद या तो हमको कोई रास्ता दिख जाएगा या हमको किधर से कोई हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने ज़िंदगी से या कहीं से कुछ सीखे हो, वर्ल्ड लेवल पे, नेशन लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस किए हो, कुछ एग्जाम्पल से इस ऐसे को लिखो भाई।
द ईयर्स टीच मच, द डेज नेवर नो। जो सालों हमें सिखाती है, हालांकि डेज 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 मिल कर के ही ईयर बन रहे हैं, लेकिन ये जो ईयर्स सालों हमें सिखाते हैं वो डेज नहीं जानते, उन्हें पता भी नहीं है कि ये सालें हमें कितने कुछ सिखाएं। जैसे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही भाई, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं निकला, तीसरे में निकला, 5-6 साल लग जाते हैं तब उसको पता चलता है। तो वो 5 से 6 साल में उसको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है भाई। उसका जो इम्पॉर्टेंट फेज़ था लाइफ का, जो यंग वाला फेज़ था, वो गया उसकी ज़िंदगी से। पूरे सर्कल्स गए, हर एक चीज़ किया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग, सब चीज़ डिस्ट्रॉयड हो गया भाई, एकदम ख़त्म हो गया वो। और ये चीज़ क्या होता है, सालों होते हैं ना, सालों होते हैं। हर एक चीज़ एक दिन में तो नहीं हो जाता ना, इसलिए बोला द ईयर टीचेस मच, द डेज नेवर नो। जो हमें सालों सिखाते हैं, जो सालों दर वो चीज़ें जो हमें सिखाती है, जो चीज़ें हमें हिट करती है, वो डेज कभी जान नहीं सकती है। आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। तो ये है भाई, जीवन एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। मतलब द बेस्ट टू सी द लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। हम इसको रिलेट करना चाहेंगे PYQ से। शायद 2024 के ही PYQ में ये था क्वेश्चन कि हैप्पीनेस इज़ द जर्नी, ठीक है, कुछ ऐसा ही था कि हैप्पीनेस इज़ द जर्नी। पढ़े थे हम कहीं या पेंस में कि मतलब हम लोगों को कोई जो खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, जर्नी इज़ अ हैप्पीनेस। ठीक है, तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो प्रोसेस है, वही तुम्हारा हैप्पीनेस है। कोई हैप्पीनेस के लिए अलग से जाने का जगह नहीं है कि हम वहाँ पहुँचेंगे, उस जगह पर पहुँचेंगे तभी हमको ये खुशी मिलेगा, ये नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हमको ये लग रहा है, इट इज़ द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ज़िंदगी को, अपने जीवन को एक जर्नी के तौर पे देखो, एक रास्ता, एक जर्नी, एक सफ़र के तौर पे देखो, ना कि उसको डेस्टिनेशन के। अगर डेस्टिनेशन के तौर पर देखोगे तो हमेशा तुम्हें निराशा मिलेगी। वो बुद्धा का कोट हम यहाँ कर सकते हैं ना, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड द सफरिंग का कारण क्या है, डिज़ायर है, और डिज़ायर के मारने के पीछे 8 फोल्ड पाथ बताते हैं ना। तो इसलिए कह रहा है कि भाई ये डेस्टिनेशन जब तक तुम ध्यान में लेकर के चलोगे ना, तब तक तुम सफ़र कर रहे होगे, तब तक तुम प्रॉब्लम में होगे। लेकिन अगर तुम जीवन को, लाइफ को एक जर्नी के तरीके से लेकर के चलोगे कि हाँ चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, लेकिन हम तो उनसे सीख रहे हैं ना, हम तो उससे भाग नहीं रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से जर्नी में बहुत कुछ हमारे पास अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उन सारे चीज़ों को लेकर के चलो और उसको एक जर्नी की तरह। ठीक है भाई कि हाँ, कभी हम कहीं सफ़र कर रहे होते तो बहुत सारे अनसीन चीज़ें आती हैं जो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करी होती है, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी लेकर के चलो, आगे बढ़ो, मज़े से चलो। अगर इस तरीके से चलोगे तो भाई ज़िंदगी मौज में कटेगी। और अगर तुम इसके पीछे सिर्फ भागते रहोगे, डेस्टिनेशन वहाँ पहुँचना है, ऐसे पहुँचना है, उसके लिए तुम जर्नी पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा उस जर्नी में। तुम कोई चीज़ भी मज़े से ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर हम कहें तो ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चलते रहता है। बाकी हर एक चीज़ से तुम कटे हुए हो, ये चलते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये PYQ से मिलता हुआ। एक क्वेश्चन जो है क्या कहता है, कंटेनमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज़ अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी, कोई गरीब में है, क्या कहता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, यही तो कहता है कि हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, नेक्स्ट चीज़ नहीं है, ये चीज़, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, संतोष नहीं है उसके मन में, तो वो गरीब। ये क्या कह रहा है, कंटेनमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये संतोष आ गया, संतोष की भावना, ठीक है, कि ना आई एम डन, भाई मेरे पास हर एक चीज़ है, जो मेरे को चाहिए था मेरे पास है, और नहीं भी है तो मैं पर्याप्त है। भाई कहते ना ऐसा कि जो पर्याप्त है वही प्राप्त, ऐसे ना कहता है जो प्राप्त है, मतलब जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है, वही सफिशिएंट है। इस चीज़ को भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग गांधी जी का कोट भी कर सकते हैं कि जो वो ग्रीडी वाला था, कि जो दुनिया है वो एक ग्रीडी के लिए पूरी तरीके से कम पड़ जाएगी, लेकिन जो है दुनिया हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक लालची इंसान के लिए वो, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ वाला है, संतोष की भावना आ गया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा संतुष्टि है। ना ही तुम किसी से फाइट करोगे, ना ही तुम किसी से लड़ाई। भाई यहाँ से हम लोग अशोका को भी लिंक कर सकते हैं। देखो भाई, इंटरप्रेट करने की बात है, तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो, कौन कौन सी चीज़ों को लिंक करते हो।
अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर पहले क्या कर रहा था, अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए तो फाइट ही कर जा रहा था। कलिंगा वॉर उसका ज़िंदगी बदल दिया पूरी तरीके से ना। वो देखा कि भाई इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया, तो उसके दिमाग में पूरे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। नेचुरल वेल्थ, संतोष आ गया, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अब नहीं चाहिए नया टेरिटरी, मेरे को नहीं जीतना है, मेरे पास जितना है उतना ही ठीक है चलेगा। तो वही उसका नेचुरल वेल्थ हो गया, वही संतोष ही उसका सबसे बड़ा संपत्ति हो गया। लेकिन लग्जरी इज़ अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। लेकिन क्या है आज का समय, जो हम लोग मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जो जी रहे हैं, इस मेटेरियलिस्टिक और कंज्यूमरिस्ट वाले फेज़ में जो है, इसमें हम हर दिन क्या करते हैं, नई चीज़ों को डिमांड करते रहते हैं, नई चीज़ें बढ़ाते रहते हैं, ये ऐसा करेंगे, ये चलो एक चीज़ ये हम लोगों को मिल गया, फिर दूसरे चीज़ की डिमांड, दूसरा चीज़ करेंगे, दूसरा चीज़ मिल गया, चलो तीसरा चीज़ का डिमांड करेंगे, चौथा। इस तरीके से हम भागते रहते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है लग्जरी, तुम कितनों ही से कितना बड़ा हो गया। आज देख लो ना भाई, जो बड़ा से बड़ा कोई भी आदमी का एग्जांपल उठा करके देख लो, वो एक चीज़ का उसका फुलफिलमेंट हुआ, वो दूसरे चीज़ के पीछे भागा, उसका दूसरा चीज़ भागा, तीसरा चीज़, ये चेन चलता ही रहता है। इसलिए कह रहा है लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अब ये आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि वो खुद बनाया है, क्योंकि वो हर एक मोमेंट के बाद दूसरे के पीछे भाग रहा है ना, तो वो इसलिए कह रहा है आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। पॉवर्टी उसी को कह रहा है ना कि जो जिसके मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, गरीबी इसी को तो कह रहा है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को वो अपने से बनाया है, इसलिए लग्जरी इज़ अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। लेकिन ये आ गया कंटेनमेंट, संतोष की भावना आ गया, वहीं वो पूरी तरीके से पर्याप्त है। ये कुछ कोटेशन थे। एक्चुअली में मेरा फीडबैक, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, दिखने में भी मज़ा लगेगा क्योंकि रिलेटेबल है। ये देखो, कहीं किसी के अकॉर्डिंगली कुछ सही नहीं हो सकता है इस सारे कोटेशन में, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल जो मेंस लिख रहा है, उनके पर्सपेक्टिव वैरी करेंगे। वो किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, तो ये मैटर है, पर्सपेक्टिव का मैटर है, कौन किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, कौन किस तरीके से लिखता है, कौन चीज़ों को किस तरीके से लिंक करता है। ठीक है, बाकी आप बताओ यार कैसा है आपके अकॉर्डिंगली पेपर कैसा है। यही पेपर है, देख लो एक बार फिर से बढ़िया से। इस बार का मेंस 2025 का पेपर है भाई। ठीक है, बाकी बताओ यार कैसा है। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन किस्मत क्या कर सकते हैं।